फर्स्ट इम्प्रेशन किसी के ऊपर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? मतलब एक ही शब्द यदि बोलें, जो है वही रहिए और उनकी केयर करिए, एम्पैथी रखिए। आप फर्स्ट इम्प्रेशन जो बनाएंगे वो कभी भूले नहीं भूलेगा। पॉलिटिकल करियर पर किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स रोल निभाती हैं? हमारे भारत देश में दो सबसे बड़ी पार्टियां थी या हैं। जब मोदी जी किसी से बात करते हैं तो वो तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं। जब वो मन की बात बोलते हैं तो उस मन की बातों में वो देश के छोटे छोटे वर्ग की स्टोरी लेके आते हैं। वो विपक्ष की पेश हुई चीज़ों से भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उन्होंने मान लीजिए चौकीदार चोर है बोलना शुरू किया विपक्ष ने, तो उन्होंने उसको ही यूएसपी बना लिया और हर भाजपा कार्यकर्ता बोलने लगा मैं भी चौकीदार। ये होता है सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना। लोग ईगो को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि उनके बिजनेसेस खराब हो जाते हैं। तो मेरे किसी बिजनेस पार्टनर ने मुझे कभी एक बात बोली थी कि या तो आप इतने पावरफुल बन जाओ कि सामने वाले की ईगो को आप क्रश कर सको, और यदि आप उतने पावरफुल नहीं बन पाए हो तो आप उसके ईगो को मोटिवेट कर दो या प्रोत्साहित कर दो। या क्या आप भी चाहते हैं कि आपसे कोई मिले तो आपको जिंदगी भर याद रखे? और अगर आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के सीक्रेट जानना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। नमस्कार, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ चित्रेश जी का आकाशवाणी विद शिवानी पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी, आपने मुझे पहली बार ये काम करने का सौभाग्य दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए। चित्रेश जी, जैसे मैं आपके बारे में जानती हूँ, आपके बहुत अच्छे लोगों के साथ, बहुत बड़े लोगों के साथ रिलेशंस हैं, तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं? भाभी देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आप प्रकृति के कुछ रूल्स को फॉलो करिए। वो रूल्स यदि आप फॉलो करेंगे तो आपकी हर चीज़ मेंटेन होती है। सब कुछ प्रकृति से सीखने लायक है। जब एक पौधा हम लगाते हैं तो उस पौधे में पानी भी देना पड़ता है, खाद भी देनी पड़ती है, धूप भी चाहिए पड़ती है, समय भी चाहिए पड़ता है। इन सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है जब आप किसी के साथ रिलेशन बिल्ड करते हो, किसी के साथ व्यवहार करते हो, किसी के साथ व्यापार करते हो, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है सनलाइट। आप उसके जीवन में प्रकाश डाल दो, आप उसके जीवन में ग्रोथ का रास्ता बता दो, आप उसके जीवन में कुछ वैल्यू दे दो। जब आप ये चीज़ें करते हो किसी के भी साथ, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो घर हो, तो आपके जीवन में उनकी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका बन जाती है। आप हमेशा उनके जीवन के एक मुख्य किरदार के रूप में बने रहोगे। तो आपको किसी के साथ व्यवहार बनाना है तो आप उनके जीवन में वैल्यू ऐड कर दो, आप उनके साथ समय स्पेंड करो। ये दो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक खाद हो गया, एक धूप हो गया, एक पानी हो गया। यदि हम बोलें तो आप समय दीजिए, उनकी केयर करिए, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करिए। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करिए प्रकृति से सीख के, और आप अपने जीवन में ग्रो करते रहिए और उनकी भी ग्रोथ में भागीदार बने रहिए। आपने इजी शब्दों में, इजी व्यवहार के साथ ये तो सिखा दिया कि कैसे रिलेशन किसी को आगे बढ़ाए जाएं। किसी के फर्स्ट इम्प्रेशन किसी के ऊपर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? शिवानी जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसको फिर मैं वापस प्रकृति से कनेक्ट करूँगा। जब आप घर से बाहर निकलते हैं और घूमने कहीं जाते हैं, जो चीज़ नेचुरल होती है आपको वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यस और नो? सही जब बात आप हरे पहाड़ देखते हो जो नेचर ने बनाए तो आपका दिल गदगद हो जाता है ना? जब आप नदियाँ देखते हो, कल कल बहती नदियाँ देखते हो तो आपका दिल गदगद हो जाता सही बात है ना? जब आप ठंडी हवाओं के बीच में होते हो तो आपका दिल गदगद हो जाता है। बस इससे एक इम्पॉर्टेंट सीख ले लीजिए, बी नेचुरल। आप जैसे हो वैसे रहिए। यदि आप किसी के भी साथ बैठे हो और मेकअप करके बैठोगे, मेकअप का मतलब मैं वो जो आप लोग उपयोग करते हैं बहुत सारी चीज़, वो नहीं बोल रहा हूँ, बनावटी बैठोगे, जिस दिन वो बनावट का पर्दा गिरेगा, जिस दिन वो मेकअप धुलेगा, आपका असल चेहरा आ जाएगा। तो आप अपने असली रूप में रहिए, नेचुरल रहिए। उनके साथ बातचीत करते वक्त नेचुरल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेचुरल रहिए। फिर आपकी एम्पैथी बातचीत में हमेशा होनी चाहिए, जो दिखावटी नहीं, रियल होनी चाहिए। आपको एम्पैथी होनी चाहिए उनके साथ। जी। तो आप नेचुरल रहिए, एम्पैथी रखिए और बी योरसेल्फ। स्वयं के जैसे जो हो वो, मतलब एक ही शब्द यदि बोलें, जो है वही रहिए और उनकी केयर करिए, एम्पैथी रखिए। आप फर्स्ट इम्प्रेशन जो बनाएंगे वो कभी भूले नहीं भूलेगा। जी। थोड़ा और इसमें ऐड करना चाहूँगा। अक्सर जब हम किसी से मिलने जाते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि आज मैं आशीष अग्रवाल जी से मिलने जा रहा हूँ
आशीष अग्रवाल जी से मैं क्या क्या निकाल लूं। जी। तो यहाँ फिर प्रकृति से सीखने वाली चीज़ है। क्या सूरज आपसे कुछ लेने आती है, देने आती है? कुछ नहीं देता, सनलाइट देती है? सिर्फ देता ही देता है, देता ही देता लेता है। कुछ नहीं है। हाँ, क्या बारिश आपसे कुछ लेने आती है? सिर्फ देता ही देने देता जाता है। है। हाँ, क्या हवाएं आपसे कुछ लेने आती है? आपके अंदर की गंदी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो लेके चली जाती है। लेके चली पेड़ जाती पौधे ऑक्सीजन लेके देते हैं चले और जाते। आपका कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। जब भी आप किसी से मिल रहे हैं, यदि आप मिलते समय मन में ये भाव लेके मिलो कि आज मुझे आशीष जी के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर देना, कुछ दे के जाना, लेके नहीं जाऊंगा मैं, तो आपको जिसकी देने की सबसे ज़्यादा सामर्थ्य है, प्रकृति की, परमपिता परमेश्वर की, भगवान की, जो भी आप बोलो, फिर वो आपको इतना देता है ना कि आपको कभी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिस दिन आप इस सिद्धांत को प्रकृति का फॉलो कर लो कि प्रकृति भी देती है, मुझे भी देना है, और आप उस भाव से मिलने किसी के भी साथ जाओ, आप दुश्मन के सामने भी जाके बैठोगे तो वो भी आपको दोस्त ना बना ले तो आप जो बोलो मैं वो करने तैयार हूँ। जी। एक ही सिद्धांत है, देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, जो आपके पास है देते रहो। और बोलते ना कि बांटने से बढ़ता है, तो मैंने तो महसूस किया मेरे जीवन में कि जब बांटना शुरू किया तो मेरे खुद के सगे भाई नहीं हैं, पर मुझे परमात्मा ने इतने सगे भाई दिए कि जी। शायद मेरे जीवन में सगा भाई भी वो इम्पैक्ट नहीं करता, वो बदलाव नहीं करता जो मेरे उन भाइयों ने बदलाव किए जो दूसरी माँओं से हुए हैं, पर हैं मेरे सगे भाई से भी बढ़कर। जी, तो देने की भावना ज़्यादा देने की रखिए। भावना होनी चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स क्या रोल निभाता है? जैसे हम जीते हैं तो सांसों का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, वैसे कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जो मैंने पहले आपको बात बोली थी, बी नेचुरल, तो जब आप नेचुरल तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता कम्युनिकेशन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका व्यवहार कैसा है, आप दिखते कैसे हो, आप उसकी बातों को सुनते कैसे हो। लोग कम्युनिकेशन का मतलब सोचते हैं कि बात कैसे कर रहे हो, मेरा इसमें अलग नज़रिया है। मैं सोचता हूँ कि आप सुनते कैसे हो। आप जब किसी से बात कर रहे हो तो मैं हमेशा ऐसा करता भी हूँ और अपने सारे टीम मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को बोलता हूँ कि जब आप पहली मीटिंग किसी के साथ करते हो तो आप इतने नादान बन के मिलिए, इतने नादान बन के मिलिए कि वो अपना पूरा दिल आपके सामने खोल सके। पहली मीटिंग में आप अटेंटिव होके सुनिए, उसकी बातों को एम्पैथी के साथ रिपीट करिए, डिस्कशन में प्रोएक्टिव रहिए, और जब जितना ज़्यादा आप सुनोगे ना उतना बेहतर सामने वाले से आपका कम्युनिकेशन होगा। सो यदि हम एक वर्ड बस बोलें, सो बी अ बेस्ट लिसनर व्हेन यू आर मीटिंग समवन इन फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम पे आप एकदम एक्टिव लिसनर रहिए, क्योंकि जब तक आप लिसनर नहीं बनोगे तो आप उसके साथ फ्यूचर में क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हो वो आपका दिमाग अंदर बना नहीं पाएगा। और जो ये प्री प्लान करके जाते हैं ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस में सुना कि आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। बिल्कुल वो होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, पर उससे भी ज़्यादा होना चाहिए सुनने की शक्ति। कई सेल्स कॉल फेल ही इसलिए हो जाती हैं कि हम पहले से सोच के जाते हैं कि आज मुझे दीपक भाई से मिलना है, दीपक भाई को मैं 4 चीज़ें बेचूंगा। ऐसा होता है। हाँ। ठीक, जब आपको दीपक की नीड ही नहीं पता तो आप कैसे बेचोगे? और नीड पता करने के लिए आपको उसके साथ वक्त बिताना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा। और सुनने का मतलब सुनना नहीं कि दीपक को दिखाने सुन रहे हैं, एक्टिव लिसनर। जब आप डीपली सुनना एक्टिव होगा। लिसनर रहोगे कि कई बार क्या होता है कि मैं आज आपसे बात कुछ कर रहा हूं पर उसके पीछे का मेरा भाव कुछ और है। जब आप एक्टिव लिसनर होते हैं तो आप उस भाव को पकड़ते हैं, और जिस दिन आप वो भाव को पकड़ना सीख जाओगे कम्युनिकेशन के दौरान, तो आपकी, चाहे आप रिलेशनशिप की बात करो, चाहे करियर की बात करो, चाहे मैनेजर के साथ व्यवहार की बात करो, चाहे फ्रेंड्स के साथ व्यवहार की बात करो, चाहे दोस्तों के साथ बातचीत की बात करो, जब आप एक्टिव लिसनर होंगे और वो भाव समझना शुरू कर देंगे तो आपका कम्युनिकेशन सबके साथ नीट एंड क्लियर रहेगा, क्योंकि आपके मन में जो है वही बाहर है और जो बाहर है वही मन में है। जी। और आज की जनरेशन बोलें या लोग बोलें, इतने स्मार्ट है ना, यदि आपके मन में ये भाव है कि आप मुझे कुछ बेचने के लिए आए हो और आप शब्दों में कुछ भी बोलो, जी। मैं आपको 1 सेकंड में जज कर लूँगा। मैं नहीं, आपका बेटा ना छोटा सा आरव, वो जज कर लेगा, बाकी सबको छोड़ दीजिए। मतलब आज 6-8 साल का बच्चा भी तुरंत जज कर लेता है कि अंकल मुझे टॉफ़ी क्यों दे रहे हैं। जी, ऐसा है। बच्चे आजकल वैसे भी बहुत एक्टिव हो गए हैं,
तो पहचान ही लेते हैं। पॉलिटिकल करियर पर किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स रोल निभाती हैं, कैसे हो सकता है? वैसे तो ये सवाल का जवाब पूरे भारत देश को तो पता है, फिर भी मैं अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश करता हूँ। हमारे भारत देश में दो सबसे बड़ी पार्टियां थी या हैं, एक आज है कल थी, एक कल है आज थी हो गई। तो एक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पिछले 10-12 सालों से माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी है ना, और एक को लीड कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी, जी है ना। आप दोनों के कम्युनिकेशन देखिए, जब मोदी जी किसी से बात करते हैं तो वो तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं। जब वो मन की बात बोलते हैं तो उस मन की बातों में वो देश के छोटे छोटे वर्ग की स्टोरी लेके आते हैं। तो जब वो छोटे छोटे वर्ग, देखिए आज भारत है ना, आम लोगों का देश है। यदि हम अल्ट्रा रिच की बात करें या खास लोगों की बात करें तो गिनती में है। सही वो बात। गिनती के लोग से तो आपका मासेस में कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो मोदी जी वो बात करते हैं जो उस कॉमन मैन के साथ कनेक्ट होती है। कभी वो कुम्हार की बात करेंगे, कभी कोई गीतकार की बात करेंगे, कभी कोई आर्टिस्ट की बात करेंगे, कभी कोई महिला की बात करेंगे। सिंपल लिविंग, हाई एकदम थिंकिंग। सिंपल डाउन टू अर्थ लोगों तक पहुंचने वाली बात करते हैं, तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। उनके हर वक्तव्य, हर डायलॉग जब वो बोलते हैं तो विपक्ष उसको कैसे भी पेश करे, वो विपक्ष की पेश हुई चीज़ों से भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उन्होंने मान लीजिए चौकीदार चोर है बोलना शुरू किया विपक्ष ने, तो उन्होंने उसको ही यूएसपी बना लिया और हर भाजपा कार्यकर्ता बोलने लगा मैं भी चौकीदार। तो यदि पूरा देश चौकीदार है तो अब चोर कौन बचा? सही बात है। मतलब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया जी। कि विपक्षी लोग देश के लोगों को चोर बोल रहे हैं भाई, मोदी जी को नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने बोला चौकीदार चोर है, तो उन्होंने क्या किया, मैं भी चौकीदार का एक रिदम चला दिया। तो जब मैं भी चौकीदार, पूरा भारत चौकीदार, तो पूरा भारत चौकीदार मतलब सब चोर। ये होता है सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना, और ये कला ज़मीन पे चप्पल घिस के ही आती है। अब कोई यदि पैदा हुआ है एकदम अल्ट्रा रिच फैमिली में और वो कभी कॉमन मैन के साथ उठा बैठा नहीं है, तो वो कॉमन मैन की समस्या नहीं समझेगा। अब जब मोदी जी पैदा हुए थे तब तो मैं पैदा नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता, पर जितना समय से मैं जानता हूँ वो ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं के साथ काम करते रहे, कम्युनिकेशन करते रहे, अपनी आँखों से उन्होंने लोगों की समस्याएं देखी। तो उनको आज से 40 साल पहले हमारे देश में कौन सी समस्याएं थीं और आज उस समस्याओं को कैसा बेहतर सल्यूशन निकाल सकते हैं, सब पता है। और जब वो बातें लोगों से करते हैं तो लोग तुरंत कनेक्ट होते हैं। ठीक, अब इसमें एक और बहुत दिलचस्प बात है, आप महसूस करिए कि कांग्रेस की कुछ सीट पिछले समय में बढ़ी है ना, उसके पीछे भी एक कारण है। अब राहुल जी ने पदयात्रा की, राहुल जी ने उनको थोड़ा सा उनको फॉलो किया, बड़ी अच्छी बात है, एक दूसरे से सीखते हैं, अच्छी बात है। तो जब उन्होंने पदयात्रा की और फॉलो किया और ज़मीनी स्तर पे लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो उनका भी आप पिछले 10 सालों में कम्युनिकेशन का लेवल देखो, राहुल जी का बड़ा सुधार हुआ है। सो मैं राहुल जी की भी बड़ी तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस युवावस्था में 50-55 साल के हो गए हैं, इस युवावस्था में भी उन्होंने अपनी सीखने की प्रक्रिया को जारी रखा और हमारे प्रधानमंत्री साहब से उन्होंने सीखा और इस बार उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट किया। हो सकता है अगली बार और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो, सीखेंगे तो जीतेंगे। जी। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन का रोल हर करियर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको बहुत बड़े मासेस को प्रभावित करना होता है और प्रभावित करने के लिए आपको बड़े सीमित संसाधन होते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया पॉलिटिकल के बारे में, आपने मोदी जी का व्यवहार के बारे में, मोदी जी की हुई कुछ चीज़ें आपने बताई। ऐसी अगर सेलिब्रिटी की लाइफ में कम्युनिकेशन का क्या रोल रहेगा? देखिए मैं 2-3 एग्जाम्पल के साथ ही बोलता हूँ। जैसे आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैं कुछ नामों की बात करूँ तो आप अमिताभ बच्चन जी को नहीं भूल सकते हो, जी। है ना। ही इज़ लिविंग सुपरस्टार लेजेंड, आज भी वो लेजेंड ही हैं, लिविंग लेजेंड हैं। आप शाहरुख खान जी को नहीं भूल सकते हैं, ही इज़ ऑल्सो सुपरस्टार। और आज के समय में जो आ रहे हैं जैसे आप रणवीर सिंह, तो मैं अपने जितनी मुझे समझ है उसमें मैं 3 लोगों को ऐसा देखता हूँ जिनका पर्दे के ऊपर भी और पर्दे के पीछे भी कम्युनिकेशन एकदम सुपर्ब है। तो जब जब मैं अमिताभ बच्चन जी को सुनता हूँ, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति का शो हो या फिल्म की बात हो या कभी इंटरव्यू हो,
उनका कम्युनिकेशन भी एकदम कनेक्ट करने वाला होता है। आप देखिए जब वो कौन बनेगा करोड़पति में बैठते हैं तो कोई बिहार से आता है तो उसके भाव में ढल जाते हैं। उसकी आप देखिए वो कितना एक्टिव लिसनिंग करते हैं। कोई बोलता है कि मेरे फादर साइकिल की दुकान लगाते हैं तो वो उसमें सवाल पूछते हैं कि अच्छा फिर तो आपके फादर की जो अर्निंग होगी वो बड़ी कम होगी, वो आपको बड़ी मेहनत मतलब बड़ी कठिनाई से आपका जीवन बड़ा हुआ होगा। ये जो एक्टिव लिसनिंग और जो एम्पैथी वाली बात होती है ना, ये बहुत बढ़िया है अमिताभ बच्चन जी में। फिर शाहरुख खान जी को देखो, वो जब भी बात करते हैं बड़ी सेंसिबल बात करते हैं, बड़ा लाउड कम्युनिकेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने जो आपको बोला था एक्टिव लिसनिंग की या शांत रहने की बातें, देखिए शाहरुख जी के बेटे के ऊपर कुछ समस्या आई, उस समय उन्होंने मीडियाबाजी नहीं की, बहुत शोर शराबा नहीं किया, वो शांति से उस केस को सुलझाने में लगे रहे। तो कई जगह बिना बोले भी बहुत बड़े कम्युनिकेशन होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन करने वाले को, बोलने वाले को समझ होनी चाहिए कि कब मुझे बोलना है और कब मुझे चुप रहना है। और ये कला मुझे शाहरुख खान जी में बहुत अच्छी लगती है, अमिताभ बच्चन जी में बहुत अच्छी लगती है और रणवीर सिंह में बहुत अच्छी लगती है। रणवीर सिंह में इन दोनों से एक एक्स्ट्रा एज है जो उसको फ्यूचर में बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनाएगा। मतलब आज जैसे अमिताभ जी 80+ हो चुके हैं, तो जब रणवीर सिंह उस एज पे पहुंचेंगे तो वो इससे ज़्यादा बड़ा नाम कमा सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उनमें जो एनर्जी है आज, वो एक्स्ट्रा एक एज मिलती है उनके कम्युनिकेशन में, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है। बाकी लोग तो शब्दों में बात करते हैं, पर रणवीर की बॉडी लैंग्वेज भी बात बॉडी करती लैंग्वेज है। भी, जो जैसा माहौल होता है वो अपने आप को वैसे ही ढाल लेते हैं। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का क्या महत्व है? शिवानी जी देखिए, हर जगह कम्युनिकेशन का रोल है, चाहे दोस्तों के बीच में हो, चाहे व्यापार के बीच में हो, चाहे परिवार के बीच में हो। परिवार के बीच में मैं अपनी खुद के जीवन से कुछ सीखा हूँ जो मैं सबके सामने बोलने में डरूंगा भी नहीं, हिचकूंगा भी नहीं। मेरी वाइफ के साथ जब कम्युनिकेशन कम होता था तो हमारे रिलेशन उतने बेहतर नहीं थे, पर जब कम्युनिकेशन होना शुरू हुआ तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। कोविड दुनिया के लिए जितनी भी तकलीफ दे रही, मेरे लिए वो वरदान बन के आई। क्योंकि कोविड में जब मैं 15-20 दिन, 1-1.5 महीने लगातार घर में रहा और मेरी वाइफ के साथ मेरे लगातार बातचीतें होती रहीं, वो मेरी लाइफ का गोल्डन टाइम रहा उस रिलेशनशिप के लिए। तो यदि आप रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन को एक फ्रेम में डालना चाहोगे तो मैं ये बोलूँगा, रिलेशनशिप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टाइम एंड टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू गुड रिलेशन। मतलब रिलेशनशिप को सही रिलेशनशिप तक लाना है, गुड रिलेशनशिप तक लाना है, तो आपको उसमें कम्युनिकेशन को और टाइम का, दोनों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था, माँ प्रकृति की बात की थी, तो रिलेशनशिप रूपी पेड़ को बड़ा करने के लिए आपको कम्युनिकेशन वाला खाद और टाइम वाला पानी और वैल्यू वाली लाइट देनी पड़ेगी। जैसे कि हार्दिक पांड्या, चहल, मोहम्मद शमीम, शिखर धवन जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो कि भारत को आईसीसी की ट्रॉफी दिला चुके, वो टीम को हैंडल कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ को हैंडल नहीं कर पाए। आपने सुनी ही होगी उनके बारे में न्यूज़, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसका जवाब वैसे मैं आपको दे चुका हूँ, पर मैं फिर से दे देता हूँ आपको जवाब। यहाँ फिर वही बात है, वो सारे प्लेयर फील्ड में जो पसीना बहाते हैं, जिनके साथ 12 घंटे, 10-10, 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, क्योंकि करियर का इतना प्रेशर है उनके ऊपर। कभी आईपीएल खेलेंगे, कभी टेस्ट खेलेंगे, कभी वनडे खेलेंगे, कभी रणजी खेलेंगे, कभी प्रैक्टिस करेंगे। तो उनकी जीवन का सबसे बड़ा समय सोने के बाद कहीं निवेश हो रहा है, तो वो निवेश हो रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो ग्राउंड पे तो उनके सबसे अच्छे संबंध रहेंगे, पर वो समय क्योंकि परिवार के साथ व्यतीत नहीं हो पाता है, वो समय क्वालिटी टाइम, देखिए एक होता है समय बिताना। अब आप 8 घंटे प्रैक्टिस करके आए हो, थक के आए हो, तो शायद आप अपने परिवार के साथ वो क्वालिटी टाइम ना बिता पाओ, शायद आप अपने बेटे के साथ डिनर ना कर पाओ, शायद आप अपने बेटे के साथ लंच ना कर पाओ, शायद आप अपने माता पिता से उनके हालचाल ना पूछ पाओ, शायद आप अपने माता पिता को हॉस्पिटल साथ में ना लेके जा पाओ। तो जब आप उनके साथ वो चीज़ें बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हो, जिसको हम इमोशन बोलते हैं, फीलिंग बोलते हैं, तो संबंध तो खराब होने ही हैं। क्योंकि अब है ना, 50 साल पहले वाला भारत नहीं हो गया कि जहाँ महिलाओं को आप शादी करके ले आए और उनको केवल घर संभालना है। नाउ वुमेन्स आर ऑल्सो डूइंग एक्टिवली बिजनेस, डूइंग एक्टिवली सर्विस, डूइंग एक्टिवली सब कुछ वो एक्टिवली कर रही हैं।
तो वो भी चाहती हैं कि आप उनको समय दो। तो जब आप वो समय नहीं दे पाएंगे तो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। हर व्यक्ति उतना समझदार नहीं होता, सबके अपने अपने ईगो होते हैं। महिला का अपना ईगो है, पुरुष का अपना ईगो है। तो जब वो दोनों ईगो टकराते हैं और मेल इस बात का आभास नहीं कर पाता है कि मैं समय नहीं दे रहा हूं इसलिए चैलेंज आ रहा है, तो फिर संबंध खराब हो जाते हैं। जैसे कि आप मेल हैं, मेल एक फीमेल से कम्युनिकेशन करने में, चाहे वो ऑफिशियल फील्ड में हो, चाहे घर में हो, चाहे एक मेल होने के नाते एक बाप अपनी बेटी से बात करे, या मेल होने के नाते एक फादर इन लॉ अपनी बहू से बात करें, तो उस केस में किस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए जो रिलेशन को अच्छा बनाए? देखिए, इस सवाल में एक और दर्द है। आज हम लोग जो टीवी देख रहे हैं या जो बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, इस सब में कुछ भी परोसा जा रहा है जिसका भारत देश से कोई लेना देना भी नहीं है, वो भी परोसा जाता है। उसमें दिखाया जाता है कि एक मेल फीमेल के बीच में जो बातचीत होती है वो हमेशा प्यार मोहब्बत वाली बस हो सकती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भी आप किसी भी फीमेल से बात कर रहे हैं, यदि आप थोड़ी देर में दिमाग दिमाग से निकाल देना कि वो फीमेल है, एक फ्रेंड समझ के जब बातचीत शुरू करोगे, एक दोस्ताना माहौल में बातचीत शुरू करोगे, तो आपकी कम्युनिकेशन हमेशा बहुत अच्छी होगी। मैं इसका एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जी। मेरे दादाजी अब शांत हो गए, अब हैं नहीं, पर मेरे दादाजी के साथ कोई भी बातचीत करने बैठता था तो 3-3, 4-4, 6-6 घंटे बातचीत होती थी, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, कोई भी एज का, कोई भी कास्ट का, कोई भी गरीब हो अमीर हो, कोई भी उनके साथ बैठे, घंटों बात करते थे वो। जी। क्योंकि वो हमेशा बातों में दो चीज़ें उनकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती थी। एक हास्य होता था, मतलब एक हमेशा वो हंसमुख टाइप की बातें करते थे, और दूसरा वो उनसे ऐसे सवाल पूछते थे जिन सवालों का जवाब देने में उनको आनंद आता है। जी। ठीक, मान लीजिए मैं और आप फर्स्ट टाइम मिले हैं, किसी फ्लाइट में हैं, किसी ट्रेन में हैं, किसी बस में हैं, तो मैं यदि आपसे इतना बस भी बोलूँगा ना, मैडम आपका सूट का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, जो जेन्युइनली अच्छा लग रहा हो, और आपको भी पता है कि ये मेरा सर्वश्रेष्ठ शूट है और मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो जब आप जेन्युइन टॉक करते हैं ना, मतलब मेरी आंखों में आप ये महसूस करो कि ये मुझसे कोई गलत भाव से बात नहीं कर रहे हैं, इनको जी। सच में ये चीज़ अच्छी लगी है, लगी। तो आपको तुरंत आप ओपन हो जाएंगे मुझसे बातचीत करने के लिए, और फिर हम लोग घंटों बातें करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो जितने मेरे मेल लोगों से अच्छे रिलेशन है, उतने ही फीमेल लोगों से भी बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। उसका मैं एकमात्र कारण ये समझता हूँ कि मेरी बातों में ह्यूमर होता है, उनको बात सुनने में मज़ा आता है, सेंसिबल बातें होती हैं, और कभी भी मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिनसे उनके भावनाओं को ठेस पहुँचे या ईगो हर्ट हो। जी। लोग ईगो को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि उनके बिजनेसेस खराब हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या करें? मैं इसमें ऐसा सोचता हूँ शिवानी जी कि ईगो सब में होना चाहिए, ईगो होना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। एटीट्यूड और ईगो में बड़ा मामूली फ़र्क है, और ईगो होना ही चाहिए, तब आपकी तरक्की होती है। पर जब पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं ना, तो वहाँ पे आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको ईगो का उपयोग करना है, कहाँ पे आपको ईगो का उपयोग नहीं करना है। मैं यदि लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो मेरे किसी बिजनेस पार्टनर ने मुझे कभी एक बात बोली थी कि या तो आप इतने पावरफुल बन जाओ कि सामने वाले की ईगो को आप क्रश कर सको, और यदि आप उतने पावरफुल नहीं बन पाए हो तो आप उसके ईगो को मोटिवेट कर दो या प्रोत्साहित कर दो या बूस्ट बढ़ावा कर दे दो। दो। तो आप किसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो और उसका ईगो और आपका ईगो किस जगह पे जाके क्लैश होता है, उस क्लैश में या तो आप सुपर पावरफुल बन जाओ, उससे अपने स्किल्स को अच्छे कर लो, अपने नॉलेज को अच्छा कर लो, अपने वैल्यूज़ को अच्छा कर लो, अपने पास पैसों को अच्छा कर लो, धन संपत्ति को अच्छा कर लो, और उनसे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आ जाओ। और यदि वो नहीं हो पा रहा है तो फिर उनके ईगो को बढ़ा दो। दोनों ही कंडीशन में आपके संबंध बने रहेंगे। और वो अच्छे आपको रहेंगे। किससे बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है? जिसको आप आपसे इंटेलिजेंट समझते हो, किसी ना किसी रूप में ज़्यादा ह्यूमर वाला समझते हो, किसी ना किसी रूप में ये समझते हो कि इससे बातचीत करने में मुझे कुछ जानने मिलेगा, तभी मज़ा आता है ना। तो यदि आप अपने स्किल्स को, लर्निंग्स को बढ़ाते जाओगे तो आपसे हर कोई बात करने के लिए पॉजिटिव रहेगा, और वहाँ ईगो क्लैश होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो जब ईगो ही क्लैश नहीं होगा तो रिलेशन भी ख़राब नहीं होगा, रिलेशन ख़राब नहीं होगा तो बिज़नेस ख़राब नहीं होगा। तो जी। सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
जी, ऐसे मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन देखे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सक्सेस भी पा रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज में या बात करने में थोड़ा रूड या एरोगेंट होते हैं और लोगों से मिलना कम पसंद करते हैं। तो वो कैसे होता है? शिवानी जी, हर व्यक्ति की अपनी सोच और अपनी भूख है। जिस व्यक्ति को बहुत बड़ा बनना होता है वो जीवन भर डाउन टू अर्थ होता है। जिस व्यक्ति की जितनी भूख है वो वहाँ पहुँच गया। मान लीजिए मेरी भूख थी कि मुझे 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है। आज मैंने 100 करोड़ का बिजनेस बना लिया और अब मेरी आगे जाने की इच्छा ही नहीं है, तो मुझ में एरोगेंसी आ जाएगी, मुझ में ईगो आ जाएगा, मुझ में अपने से छोटे लोगों से व्यवहार करने का तरीका बदल जाएगा। जी। आपने एक वायरल मूवी ज़रूर देखी होगी कि एक आदमी आइस बॉक्स के अंदर फंस जाता है फैक्ट्री के अंदर और जी, जी, उसका जी, जी। सिक्योरिटी गार्ड उसको जाके निकाल के आता है। क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड से वो एग्जीक्यूटिव हमेशा आते जाते हालचाल पूछता था, तो उसको याद था कि जाते समय तो इंजीनियर साहब ने मुझसे सवाल पूछा था कि कैसे हो, पर मैंने उनको बाहर निकलते देखा नहीं है, भूलते नहीं है कभी वो मुझसे बात करना। तो वो तड़प के अंदर गया कि इंजीनियर साहब कहीं अंदर फंस तो नहीं गए, और उसकी जान बच गई। उसके एक कम्युनिकेशन ने उसकी जान बचा ली। जी। अभी मैं आपके घर आता हूँ, मैं कार लेके जब आता हूँ तो अमूमन आपका नीचे सिक्योरिटी गार्ड वाला कोई भी कार लेके आता है तो उसको तुरंत बोलता भी है यहाँ मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। पर जब मैं जाता हूँ तो हमेशा पूछता, भाई साहब कितनी देर में आ जाओगे? जी। इसका क्या कारण है? वो छतरपुर से है और मेरा ससुराल छतरपुर के पास का ही है। जी। तो मैं हमेशा जब भी वो मिलता है तो मैं बोलता हूँ जय बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय। तो वो जी। मुझे देखता है तो उसको अपने गांव से कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो जब उसको ऐसा फील होता है कि यार ये तो अपने घर वाले हैं, अपने जैसे हैं। तो बोलता है अपने भैया की गाड़ी खड़ी है, खड़ी रहने दो। तो जीवन में जिस दिन आप अपनी भूख के अनुसार जगह पे पहुंच जाते हो और वहाँ से आगे जाने की इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, एरोगेंसी आ जाती है, और वो एरोगेंसी के कारण आपको परमात्मा ने जिस काम के लिए जन्म दिया था, आप जहाँ तक पहुँच सकते थे वहाँ तक पहुँचने के रास्ते आप अपने हाथ से बंद कर लेते हो। वो देखने में हमें लगता है कि सामने वाले ने सक्सेस पा ली है, लेकिन वो और पा सकते हैं, एग्जैक्टली, लेकिन रुक जाते हैं। एग्जैक्टली। बिजनेस मीटिंग में किस तरीके का कम्युनिकेशंस होना चाहिए जो कि को, कोई भी, जैसे आजकल आप देख रहे हैं स्टार्टअप्स हो रहे हैं आजकल, जिस तरीके की मीटिंग्स होती हैं, या कम्युनिकेशन किस तरीके का होना चाहिए जो स्टार्टअप्स होके बंद हो रहे हैं, उसमें क्या वैल्यू ऐड करनी चाहिए, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स ऐड करनी चाहिए जो उनको भी बढ़ावा मिले? देखिए, इसमें फिर सबसे इम्पोर्टेंट रोल कम्युनिकेशन का है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल। एक स्टार्टअप से बात करते हैं, हम एक रॉ स्टार्टअप की बात करते हैं। हम जब स्टार्टअप करते हैं ना, तो क्योंकि हमें उत्साह होता है, उमंग होती है, हमें लगता है कि ये आइडिया मैंने ही पहली बार सोचा है और ये तो चलेगा ही चलेगा, और ये आइडिया कोई चोरी ना कर ले, इसलिए हम लोगों से डिस्कस नहीं करते हैं। होता है ऐसा? ऐसा होता है। आप 100 स्टार्टअप से के फाउंडर से बात करो तो हम पूरी दुनिया के इन स्टार्टअप्स को जानते हैं जो सफल हो गए। आप 100 असफल लोगों को बिठाओ और जी। उनसे पूछो, और आप बोलो तेरे मन में जो बिजनेस आइडिया था, क्या तूने अपने 4 दोस्तों से डिस्कस किया था? 99% जवाब आएगा नहीं किया था। नहीं किया था। पूछिए क्यों? क्योंकि उसके मन में ये भय होता है कि मैं ये कम्युनिकेट कर दूंगा तो शायद ये इस बिजनेस आइडिया को उसको चोरी कर ले, ना कर ले। और वो एक डर। लेकिन सर ऐसा भी होता है कि चोरी कर भी लेते हैं लोग, देन? बहुत बहुत शानदार सवाल। यदि किसी ने आपका आइडिया चोरी कर भी लिया तो आइडिया से कुछ नहीं हुआ जीवन में आज तक, एग्जीक्यूशन से होता है। और एग्जीक्यूशन वही व्यक्ति बहुत अच्छे से कर पाएगा जिसने ओरिजिनली उस आइडिया पे मेहनत की होगी। और मेहनत करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उस आइडिया के बारे में कम्युनिकेशन करो। आपको जब लोग कोई उसके बारे में कुछ गलत चीज़ें बोलें ये नहीं हो पाएगा, तो उससे खुश हो, मायूस मत हो कि यार ये मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है। आप उससे पूछो कैसे नहीं हो पाएगा, और वे फाइंड आउट करो कि ना हो पाने का इनके मन में जो ख्याल आया क्यों आया। क्योंकि वो जो आज बोल रहा है ना नहीं हो पाएगा, वो कल फ्यूचर में आपका कस्टमर है। तो आपका कस्टमर क्या सोचता है, यदि आपको स्टार्टअप शुरू करने से पहले किसी ने बता दिया है तो आप मंथन करो। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि यदि आप 70% भी अपने बिजनेस आइडिया पे आइडिया बिल्ड कर चुके हो तो आप उसको शुरुआत कर लो, और शुरुआत करके कम्युनिकेशन करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। क्योंकि पहला प्रोडक्ट कभी भी पहला प्रोडक्ट नहीं होता। जब आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो फीडबैक से ही धीरे 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 जी। धीरे प्रोडक्ट इंप्रूव होता है।
तो हम ये सोचते हैं बस आज मैंने जो प्रोडक्ट बनाया अपनिच भगवान, ये प्रोडक्ट तो चलेगा ही चलेगा। यही सोच के कारण हमारे भारत देश में 100 में से 95 स्टार्टअप अगले 5 साल में ख़त्म हो जाते हैं। ये डेटा बोल रहा है भारत सरकार का, मैं नहीं बोलता हूँ। जी। मेन कारण केवल यही मैंने महसूस किया, हो सकता है मैं ठीक ना हूँ, पर मैंने तो यही महसूस किया हज़ारों स्टार्टअप के साथ काम करने के बाद। आपका कहना है कि चाहे स्टार्टअप हो, चाहे आइडिया हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ कोई भी रिलेशनशिप हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें जब तक आप एग्जीक्यूशन में नहीं आते, जब तक आप उस चीज़ को कर नहीं लेते, आइडिया आपके मन में ही है, तब तक आप चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कहीं भी हो, आप स्टेबल नहीं रह पाते जब तक आप उसको एग्जीक्यूशन नहीं करते। तो एग्जैक्टली, एग्जीक्यूशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट है। और इन सब में मैं एक बात बोलूँगा, यदि हमने जितना डिस्कशन पिछले आधे घंटे में किया होगा, हर चीज़ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है कैसे आप अपने साथ कनेक्टेड लोगों के साथ व्यवहार में मैनेजमेंट करते हैं। मतलब एक शब्द यदि हम बोलें तो पीपल मैनेजमेंट। आप जिसके साथ भी काम करते हो, चाहे वो आपका जूनियर हो, चाहे वो आपका सीनियर हो, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपका ऑफिस का कलीग हो, चाहे वो आपका बिजनेस का रिलेशन वाला हो, चाहे वो आपका बॉस हो, कोई भी हो, आप उनके साथ डील कैसे करते हो। डील का मतलब बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डील का मतलब उनके साथ कैसे रिलेशन रखते हो, कैसे व्यवहार करते हो, ये आपकी ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपने यदि किसी भी हार्ड से हार्ड व्यक्ति के साथ डील करना सीख लिया, व्यवहार करना सीख लिया, आपकी बिजनेस तरक्की को कोई रोक ही नहीं सकता, आपकी करियर की तरक्की को कोई रोक ही नहीं सकता, आपके रिलेशन की तरक्की को कोई रोक ही नहीं सकता। और ये चीज़ें हमारे स्कूल में नहीं सिखाई जाती, इसके लिए आपको फील्ड पे रहना पड़ेगा। यदि आप अनुमति दें तो मैं एक एग्जांपल और यहाँ देना जी, चाहता ज़रूर, हूँ। ज़रूर। हम जब मैं छोटा था, आप छोटे थे, हमारे परिवार में एक कल्चर था, हम एक तो जॉइंट फैमिली में रहते थे, और हमारे परिवार में कल्चर था कि मम्मी हमें दे देती थी 100 रुपये की, जा बेटा बाजार से चीज़ें ले आ, है ना। अब देखिए, एक छोटी सी एक्टिविटी जो माँ ने मुझे से करवाई, उस एक्टिविटी में मैं कितनी चीज़ें सीखा। मैं मान लो सब्जी लेने गया तो मैंने क्वालिटी चेकअप सीखा। एक बार मैं ख़राब टमाटर ले आया, अगली बार मम्मी ने बताया बेटा ये टमाटर ऐसे नहीं ऐसे लिए जाते हैं, तो मैं क्वालिटी कंट्रोल सीखा। फिर मैं मोल भाव करना सीखा, जिसको आज के समय में हम नेगोशिएशन स्किल्स बोलते हैं। फिर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स सीखा, क्योंकि मैंने उससे बातचीत की, भैया टमाटर कैसे दिए, ये तो लाल नहीं है, पीले हैं, हरे हैं, काले हैं, XYZ। तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखा, मैंने क्वालिटी कंट्रोल भी सीखा, मैंने नेगोशिएशन स्किल्स भी सीखा, और मैंने अकाउंट्स भी सीखा। मम्मी बोलती ना कि 90 रुपये खर्च करके आए, क्या क्या लिया 90 का बताओ, धनिया कितने की थी, टमाटर कितने का था, आलू कितने का था, प्याज कितने का था। जी। आज हम अपने बच्चों को ओवर कंफर्ट देने के चक्कर में जो चीज़ें हम अपने घर में सिखा सकते थे, वो चीज़ें आज हम जेप्टो ब्लिंकिट पे डिपेंडेंट हो गए। वाई? यदि आप एक सेफ सोसाइटी में रहते हो, आपको सब्जी बुलाना है, तो आप अपने बच्चे को दे दो 10, 20, 50, 100 रुपये, जा बेटा ये चीज़ लिया। एक बार जाएगा उसको डिस्कम्फर्ट लगेगा, 2 बार जाएगा डिस्कम्फर्ट लगेगा, तीसरी बार में उसको भी मज़ा आएगा। यदि वो डिस्कम्फर्ट है, आप साथ में चले जाओ। तो जो चीज़ें हमें हमारे माता पिता ने परिवार में, घर में सिखाया, वो चीज़ें अब स्कूल में भी नहीं सीखने मिल रही है, घर पे भी सीखने नहीं मिल रही। तो बेटा कम्युनिकेशन कैसे करेगा? फिर हम बोलते हैं मेरा बच्चा लोगों के सामने बात नहीं करता। तो क्यों, कैसे करेगा वो? जब आज तक आपने सिखाया नहीं, तो कैसे करेगा? माँ बाप ने पैसे दे दिए स्कूल वालों को और पूरी जिम्मेदारी उन पर डाल दी, भैया मेरे बेटे को सुपर हीरो बनाने की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी। मतलब ये सब करते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी आज जो भारत में परवरिश चल रही है वो इसी पैटर्न पे चल रही है, विच विल वेरी हार्मफुल, बिकॉज इसके कारण ही हमारे बच्चे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में आते हैं। क्योंकि आपके समय में आप मान लो स्कूल में फेल हो गए थे, मैं स्कूल में फेल हो गया था, तो हम फेल होते थे तो अपने साथ के दोस्तों के साथ दर्द बांट लेते थे। अरे तेरे कितने मार्क्स आए? भाई मेरे भी 43 आए। तेरे कितने आए? मेरे भी 42 आए। तो हम लोग खुशी मनाते थे, अरे हम सबके 43, 42, 45 आए। आज हमारे बच्चे के कम मार्क्स आते हैं तो वो सोशल मीडिया पे जाके ढूंढता है, सोशल मीडिया पे चीज़ें उसकी तलाश करता है, किसी से बात नहीं करता है वो। जब बात नहीं करता है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फीलिंग्स, इमोशन फंस जाते हैं। वही फीलिंग, इमोशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी बड़ी चीज़ों को परिणाम देता है। तो यहाँ फिर देखिए वही बात आ गई। यदि रोज़ आपका बेटा जैसे ही घर आ रहा है और आप आधे घंटे उसके साथ बैठो और बातचीत करो, पूछो स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, टीचर ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया। तो जब आप ये छोटे से उसके साथ करोगे ना, तो जब उस एज में आता है जब आपको उसका दोस्त बन जाना चाहिए, वो तब तक भी बताएगा। यदि आपका बेटा या बेटी 12-15 साल में आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको अधिकार नहीं है यदि वो लव मैरिज कर ले और आप उसको बोलो। आपको अधिकार नहीं है यदि वो आपको छोड़ के चला जाए। आज यदि आप अपने बच्चों की उंगली नहीं पकड़ोगे तो बुढ़ापे में वो भी आपकी उंगली नहीं पकड़ेगा, ये पक्की बात है। तो जैसा संस्कार हम देंगे वैसे संस्कार उनको मिलेंगे। स्कूल वालों को हमने फीस दे दी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ फिर बात क्या आ गई, कम्युनिकेशन। फिर बात क्या आ गई, पीपल मैनेजमेंट। यदि हम अपने बच्चों को मैनेज करना सीख गए तो आप बिजनेस को, धंधे को, फ्रेंडशिप को, रिलेशन को, सबको मैनेज कर सकते हो। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट उनके साथ ही डील करना होता है, क्योंकि एक एज का गैप होता है जी। तो डील करना थोड़ा सा टफ होता है। जी, आज के पॉडकास्ट में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में तो समझा ही समझा, हमने जाना कि किस तरीके से स्टार्टअप्स जो बंद हो जाते हैं उनको अपने आगे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, किस तरीके से अपने आइडियाज़ शेयर करने चाहिए, एक पॉलिटिकल लाइफ में किस तरीके से बातों का चयन करना चाहिए जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाए, एक सेलिब्रिटी की लाइफ में कम्युनिकेशन का क्या महत्व होता है, एक क्रिकेटर की लाइफ में कम्युनिकेशन का क्या महत्व होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी चाहिए कि अगर अपने बच्चे हमारे छोटे हैं तो उनको हम कैसा लाइफ स्ट्रक्चर दे रहे हैं और किस तरीके से हम उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको कैसे आगे लाइफ को कैसे अच्छी बना सकते हैं हम कम्युनिकेशन के साथ। तो ये सब चीज़ें जान के आपके साथ बहुत अच्छा लगा और आगे भी दोबारा आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे और दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। आकाशवाणी विद शिवानी में आज आप मिले चित्रेश जी से, जिनसे हमने बात करी कम्युनिकेशन स्किल पे, पीपल मैनेजमेंट पे। अगर आपको इस पॉडकास्ट में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इससे वैल्यू ऐड कर सके अपनी लाइफ में। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू।